तो दोस्तों, कल हमने अर्थव्यवस्था इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और आज हम अगला पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड हम पढ़ेंगे। इस सेकंड पार्ट में हम अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार पढ़ेंगे, किस किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, और उन व्यवस्थाओं में जो अर्थव्यवस्थाओं के जो प्रकार है उसमें एक तो संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। उसके बाद विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन किया है दुनिया में, उसके बारे में हम जानेंगे कि विकास के आधार पर विकसित जैसे अर्थव्यवस्था कैसी होती है और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं और अविकसित या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। उसके बाद में दो प्रकार की जो अर्थव्यवस्था वैश्विक संबंधों के आधार पर, उसके बारे में हम जानेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो ये सारी चीजें अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनना। इसको बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एकदम सरल भाषा में हम शब्दों का इस्तेमाल करके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई टेक्निकल शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो टेक्निकल शब्द आएगा उसका इंग्लिश में भी आपको बताया जाएगा और उसके साथ साथ आपको सरल तरीके से उस शब्द को समझाया जाएगा ताकि आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए। इकोनॉमी, एक बार कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इकोनॉमी मुश्किल नहीं है आपके लिए, बहुत ही आसान है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार में संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली अर्थव्यवस्था आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम उदारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो इस अर्थव्यवस्था का जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। इस अर्थव्यवस्था में जो देश के संसाधन होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं। सरकार अपने आप को अलग रखती है और संसाधन को फ्री छोड़ देती है प्राइवेट लोगों के लिए। निजी या प्राइवेट लोग इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर मार्केट में उन निजी लोगों और निजी कंपनियों के बीच में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा होती है और उन प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर जनता को गुणवत्ता के साथ सस्ते अच्छे उत्पाद मिलते हैं। तो पब्लिक को इसका फायदा मिल जाता है कि कंपनियां धन कमाने के लिए अच्छे उत्पाद बनाएगी। जिसके उत्पाद अच्छे होंगे, प्रोडक्ट जिसका अच्छा होगा, वही प्रोडक्ट जनता खरीदेगी। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का मूल उद्देश्य होता है पूंजी कमाना, धन कमाना, और धन कमाने के लिए, ज्यादा धन कमाने के लिए वो अच्छे उत्पाद बनाएंगे और बल्क में बेचेंगे, जिससे पब्लिक को भी फायदा होता है, देश को भी इसका फायदा होता है। देश को नई टेक्नोलॉजी मिलती है और देश को रेवेन्यू ज्यादा मिलता है। इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का बहुत बड़ा योगदान है रेवेन्यू में। देश का रेवेन्यू सिस्टम जब जनरेट होता है इस प्रकार से रेवेन्यू, तो पूंजीपति जो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स है उसका बहुत बड़ा योगदान अदा करते हैं। बहुत बड़ा योगदान उनका हमारे रेवेन्यू में होता है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में होती है, जिसमें सब कुछ प्राइवेट होते हैं। सब कुछ प्राइवेट होते हैं कि निजी लोगों के पास होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था इसे सरल तरीके से हम समझते हैं। देखो एग्जाम्पल है, जहां सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल ज्यादा होंगे, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, प्राइवेट कंपनियां होंगी, प्राइवेट बसें होगी, यानी कि प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, ये पूंजीवाद है। तो इसका विपरीत होता है समाजवाद, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। दुनिया में कुछ उदाहरण जो है महत्वपूर्ण जो इसके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, अमेरिका, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये जो देश है वो पूंजीवादी देश है जो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। यानी कि इनका कहना है कि संसाधनों को सरकार लेकर नहीं चले, संसाधनों को निजी लोगों के हाथों में सौंप दें और वो जनता के लिए इस्तेमाल करेंगे और जनता को फायदा और सरकार को भी, दोनों को फायदा इसमें मिलता है। उसके बाद में अगली अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, जिसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है, यानी कि राज्य का होता है, और यह संसाधन राज्य या सरकार या देश जनता के लिए इस्तेमाल करते हैं।
समाज और देश की परिस्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि वहां पिछड़ापन, निरक्षरता, रूढ़िवादिता, जड़ता, ये सारी विशेषताएं उस समाज में होती है। इसलिए ऐसे समाज को चलाने के लिए सरकार खुद संसाधनों का इस्तेमाल करती है ताकि लोगों को सस्ती दरों पर अच्छे प्रोडक्ट मिल जाए और मूलभूत चीजें उनको समय पर उपलब्ध हो जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी खास विशेषता यह है कि यहां पर निजी लोगों की भूमिका अत्यंत कम होती है। सरकार खुद संसाधनों का इस्तेमाल करती है, प्राइवेट लोगों को वहां जाने से रोकती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के सरल उदाहरण की अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी बस, सरकारी कंपनी, सब कुछ सरकार के होते हैं, वो समाजवादी होता है। इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहां पर मूल्यों को सरकार ने नियंत्रित कर लिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य नियंत्रित नहीं होते हैं। पूंजीवाद के बारे में एडम स्मिथ ने कहा है कि पूंजीवाद एक अदृश्य हाथ के कारण वो इस प्रकार से कंट्रोल होती है, अदृश्य हाथ जिसको हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं। लेकिन समाजवाद में डिमांड और सप्लाई का रोल नहीं होता है। पूंजीवाद में मांग और आपूर्ति के आधार पर वस्तुओं के मूल्य तय होते हैं। लोगों ने मांग बढ़ाई तो मूल्य बढ़ जाएगा, मांग घटाई तो मूल्य गिर जाएगा, ये होता है पूंजीवाद में। लेकिन समाजवाद में हम कितनी भी मांग बढ़ा लें, लेकिन आपूर्ति करने वाली तो सरकार है और मूल्य बढ़ाने घटाने वाली सरकार होती है। तो सरकार उतना ही मूल्य लेती है जिससे उस संसाधन की जो है कीमत वसूल सके। सरकार का उद्देश्य यहाँ पर समाजवाद में धन कमाना नहीं होता है, जनता तक मूलभूत वस्तुएं पहुंचाना होता है। तो इसलिए समाजवाद में लोगों को सस्ती दरों पर इस प्रकार की सुविधाएं, वस्तु और सेवाएं प्राप्त हो जाती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 1818 में जर्मनी में जन्मे कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के खिलाफ ये कॉन्सेप्ट दिया कि संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए और सरकार का नियंत्रण होगा तो सरकार बेहतरीन तरीके से जनता तक पहुंचा सकती है, जिसका उद्देश्य है देश में गरीबी और अमीरी का गैप समाप्त करना और ज्यादा से ज्यादा सबसे निचले पायदान तक बैठे व्यक्ति तक भी संसाधन को पहुंचा देना। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो है उद्देश्य होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें दुनिया में ये कहां पर है, तो दुनिया में कई श्रेष्ठ उदाहरण इसके मिल जाएंगे, जैसे क्यूबा, चाइना या उत्तर कोरिया, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ उदाहरणों में आते हैं। उसके बाद में अगली जो अर्थव्यवस्था है संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर, तीसरी अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है, जिन्होंने 1930 की महामंदी के बाद में दुनिया के देशों को बताया कि आप समाजवाद और पूंजीवाद को एक साथ लेकर चलो, क्योंकि पूंजीवाद के कारण ही महामंदी आई थी। अमेरिका के शेयर बाजार से लोगों ने धन निकाल लिया और पूरी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई। और उस समय जॉन मेनार्ड कीन्स जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि आप समाजवाद को भी साथ में लेकर चलो। तो जिन देशों में संसाधनों पर नियंत्रण सरकार और पूंजीवाद यानी निजी लोगों को दोनों का होता है, उससे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि उदाहरण देखें तो एक तरफ सरकारी अस्पताल होगा, एक तरफ प्राइवेट अस्पताल होगा, एक तरफ सरकारी स्कूल होगा, एक तरफ प्राइवेट स्कूल होगा, एक तरफ सरकारी कंपनी होगी, एक तरफ प्राइवेट कंपनी होगी। ये दोनों मिलकर संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहते हैं मिश्रित या मिक्स्ड इकोनॉमी। इसे दूसरे शब्दों में हम लोकतांत्रिक समाजवाद भी कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, क्योंकि यहां पर सरकार कुछ उदारता लाती है और निजी लोगों को भी कुछ क्षेत्रों में आज़ादी प्रदान करती है कि आप यहाँ पर संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो पिछड़े और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों की जागरूकता कम है, वहाँ संसाधन सरकार खुद वितरण करती है। भारत इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत के साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, देश हैं जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण है यहाँ पर। तो संसाधनों के वितरण के आधार पर, संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमने पढ़ी। तो एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्लियर होना चाहिए। समाजवाद में संसाधन सरकार के पास, पूंजीवाद में प्राइवेट लोगों के पास और मिश्रित में इन दोनों के पास होते हैं। आगे हम बात करते हैं विकास के आधार पर दुनिया की तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं। विकास, डेवलपमेंट के आधार पर अर्थव्यवस्था का वितरण भी किया गया है। विकसित देश, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था
और अविकसित या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की अर्थव्यवस्था। तो यहां पर विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की है। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था या डेवलप्ड इकोनॉमी, इसका मतलब होता है ऐसे देश जहां पर तीनों प्रकार के जो संसाधन है, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन और बौद्धिक संसाधन, ये मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ये जो संसाधन है ये पूर्णतः हो और उनका पूरी तरह से इस्तेमाल जहां पर होता रहे, वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और पर्याप्त मात्रा में उनका इस्तेमाल भी वो देश करता है, उसे कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पर तीनों प्रकार के संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और वो पर्याप्त इस्तेमाल करते हैं। यहां विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको प्रथम विश्व के देश भी कहा जाता है। प्रथम विश्व के देश यानी कि दुनिया में टॉप लेवल की कंट्रीज है ये, जो संसाधनों का बेहतरीन दोहन कर पा रहे हैं। उसके बाद में आते हैं एक तो संक्रमणकालीन देश और एक विकासशील देश। तो यहां पर जो विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था बनती है 3 प्रकार की, विकसित, विकासशील और अविकसित। तो हम दूसरी बात करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी में ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है जहां पर कृषि प्रधानता होती है, पशुपालन वगैरह होती है। तो यहां सेवा क्षेत्र का योगदान जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना औद्योगिक क्षेत्र और प्राथमिक और कृषि क्षेत्र का योगदान होता है। देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन, देश की अधिकतम जनता कृषि और पशुपालन जैसे क्षेत्रों पर निर्भर होती है, वो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती है। यानी कि ये ना तो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए और ना ही बहुत ज्यादा विकसित होते हैं, तो ये बीच में होते हैं और ये इस प्रकार से संसाधन जनरेट कर रहे होते हैं। यहाँ तीनों प्रकार के संसाधनों की पर्याप्तता नहीं होती है, यानी कि संसाधनों की यहाँ पर कमी होती है। ऐसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की खास विशेषता है कि इस समाज में रूढ़िवादिता, जड़ता, निरक्षरता, साक्षरता में कमी, ये सारी विशेषताएं होती है, जिसके कारण वहां की सरकार संसाधनों को जुटाने में लगी रहती है और जनता तक संसाधनों को पहुंचाने की कोशिश करती है और देश का विकास जो है उसके कारण अवरुद्ध होता है। बहुत ज़्यादा तरक्की वो नहीं कर पाता है और टेक्नोलॉजी वगैरह में रिसर्च बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं हो पाते हैं। इसका उदाहरण भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इस प्रकार के जो देश है जहाँ पर अभी संघर्षशील अवस्था में है वो लोग, और वो विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले इन देशों को तीसरे विश्व के देश कहते हैं। तीसरे विश्व के देश, तो पहले विश्व के देश विकसित देश हो गए और ये तीसरे विश्व के देश है। दूसरे विश्व के देश उनको कहते हैं जो ट्रांजैक्शन पीरियड में है, यानी कि संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था है, ना तो विकसित है और ना विकासशील है। ध्यान से सुनना, यहां पर ऐसे देश दूसरे विश्व के देश कहलाते हैं जो ना तो विकसित हुए हैं और ना वो विकासशील है। विकासशील से थोड़ा आगे हैं और विकसित से थोड़ा पीछे हैं। विकसित से थोड़ा पीछे हैं तो उन्हें कहते हैं ट्रांजिशनल, यानी कि संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं जो विकसित हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चीन और रूस, ये दूसरे विश्व के देश कहलाते हैं। तो आने वाले टाइम में ये विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। आज दुनिया में कोरोना महामारी ने इतना बहुत ज़्यादा संकट में अर्थव्यवस्थाओं को डाल दिया है कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर और विकसित देश कहता था, आज वो घुटनों पर आ गया है और वो अर्थव्यवस्थाएं खोखली नजर आ रही है। हालांकि फिर भी आज हम अर्थव्यवस्था में देखें तो हालांकि वो एडवांस जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में चाइना जो है उससे आगे निकल जाएगा। तो आज हम आज की परिस्थितियों में जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें यह है कि अर्थव्यवस्था विकसित जो है अमेरिका की है। अगला जो है अविकसित अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अविकसित अर्थव्यवस्था में भौतिक संसाधनों का, मानव संसाधनों का बहुत ही ज्यादा अभाव होता है। यहां पर संसाधन नाम मात्र के होते हैं और वो भूख से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। वो केवल इतने संसाधन जुटा पाते हैं कि जनता भूख नहीं मरे, और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अविकसित अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। और यहाँ पर अफ्रीकी सहारा कंट्रीज की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे रवाना, युगांडा, सूडान,
ये अर्थव्यवस्थाएं अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, वो अविकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो ये विकास के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं थी। तो विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। अविकसित देश या अर्थव्यवस्था, इनको चौथे विश्व के देश कहते हैं। जो अविकसित देश है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको चौथे विश्व के देश कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रकार की और अर्थव्यवस्था है जिसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया के साथ संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था। दुनिया के साथ या वैश्विक संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था और एक खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जो न तो आयात करती है और न निर्यात करती है, यानी कि दुनिया के अन्य देशों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। उसकी अर्थव्यवस्था अपनी 4 दीवारी के अंदर होती है, जितने संसाधन उसके पास में होते हैं बस वो उनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे देश से ना तो वो कोई चीज़ खरीदते हैं और ना दूसरे देश को कुछ बेचते हैं, अपने पास में होता है, उसी से वो गुजारा करते हैं। उससे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है उत्तर कोरिया, जहां पर x - m = 0 होता है। x यानी कि निर्यात, m यानी कि आयात। आयात माइनस निर्यात अगर करें तो 0 आएगा, यानी कि ना तो आयात होता है ना निर्यात होता है। तो यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहां NNP = GNP, NNP = GNP होता है, यानी कि GNP और NNP में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि यहां पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और नेट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं बंद अर्थव्यवस्थाएं कहलाती है। तो वैश्विक संबंधों के आधार अन्य देशों के साथ कोई संबंध न रखे। उसके बाद में आती है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, जो दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ में जुड़ी रहती है और किसी भी देश में अगर आर्थिक संकट आया है तो वो देश प्रभावित होगा जिसमें वो उसके साथ में आयात निर्यात कर रहा है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं कहलाती है, जो अन्य देशों के साथ व्यापार करती है, उनसे आयात करती है, उनको निर्यात करती है, इनकी बेचती है और खरीदती भी है। और जैसे भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है, दुनिया के लगभग 90% जो अर्थव्यवस्थाएं अभी वर्तमान में वो खुली अर्थव्यवस्था है, यानी कि दुनिया के अन्य देशों के साथ वो व्यापार करती है। तो ये थी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी, विकास के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी और वैश्विक संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी। और मुझे लगता है आपने इसको समझ लिया होगा। अगर आपने इसको समझ लिया है तो आप इसको एक बार लाइक जरूर कर दें और अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो इस प्रकार की अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था उनके लिए बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। और मैं गारंटी लेता हूं कि अर्थव्यवस्था आपके लिए सबसे सरल और सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बना दूंगा। बाकी आज इतना ही, शेष हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, यानी कि कल 11 बजे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हम तीसरे विश्व युद्ध के साक्षी बनने जा रहे हैं, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है। और ये विश्व युद्ध जो है हथियारों और सेना से नहीं, ये विषाणु से लड़ा जा रहा है। एक देश की बहुत बड़ी साजिश है और वो देश दुनिया के अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डालकर सुपर पावर बनना चाहता है और उस देश का नाम है चीन, यानी कि चाइना। तो हम इस दौरान धैर्य की जो है परीक्षा दे रहे हैं, तो अपने आप को संयमित रखें और इन बीमारी से हम अपने आप को बचाएं ताकि हम इस विश्व युद्ध को जीत पाएं। और इस दौरान लॉकडाउन के समय आप घर में रहें और अपने अच्छे कार्यों को आप बेहतरीन तरीके से संपादित करें और अच्छी किताबें आप पढ़ें, अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अपने आप को मोटिवेट करें, नई नई चीज़ें आप सीखें। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अपना बहुत ही बेहतरीन समय है आपके पास में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। कभी शिकायतें आप न करें। शिकायतें करने की आदत अगर पड़ी हुई है किसी में तो आज ही छोड़ दें। आप इन चीज़ों को सोचने की, समझने की कोशिश करें। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुनिया के अंदर किसी भी क्षेत्र में कुछ भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, कारण सिद्धांत। तो आज आप महात्मा बुद्ध को पढ़ें, महावीर को पढ़ें, आप इतिहास की उन संस्कृतियों को पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और दुनिया के महान जिन लोगों ने
क्रांतियाँ लाई है, लोगों ने बहुत कुछ बदला है, उन लोगों के बारे में पढ़ें। आप नॉर्मन बोरलॉग को पढ़ें, आप MS स्वामीनाथन को पढ़ें, आप जो है श्वेत क्रांति के जो जनक है वर्गीस कुरियन, ऐसे लोगों को आप पढ़ें। आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे, आप भी बेहतरीन कर पाओगे। चलिए आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल 11 बजे। धन्यवाद। जय हिंद।